सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का DCIAS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। 21 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में। हमारे साथ आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए DCIAS को, क्योंकि 4 महीने यदि हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको पूरे भारत का करंट और स्टैटिस्टिक्स से लगभग आपको ओरल याद हो जाएगा। साथियों, पूरे दावे के साथ कहता हूं कि विद इन 4 मंथ में ही आप हमारे साथ पूरे भारत का स्टैटिस्टिक्स जीके और करंट अफेयर्स याद कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर मौका है, जुड़िए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए DCIAS इंस्टीट्यूट को। आज का अपना पहला सवाल है कि सुर्खियों में रहा NDRF से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। 2009 में NDRF की स्थापना हुई थी? जी नहीं। 2006 में NDRF की स्थापना हुई थी? तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। NDRF का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ये भी गलत है। NDRF का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, मुख्यालय। NDRF थल सेना के अधीन है? जी नहीं, ये भी गलत है। NDRF होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के अधीन है। और चौथा ऑप्शन है कि अतुल NDRF के महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर जनरल है। तो ये आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब इनके प्रमुख पहलू की अगर मैं बात करूं तो NDRF यानी पहले इसका आप फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका पूरा नाम है। और NDRF की स्थापना 2009 में नहीं साथियों, 2006 में हुई थी। दरअसल पूरा कारण ये है कि 2004 में भारत में कच्छ के अंदर भूकंप आया 7.7 रिएक्टर पे। ऐसे में उस समय भारत सरकार के पास कोई ऐसा आपदा बचाव राहत फोर्स नहीं था जो उस भूकंप में मदद कर सके भारत की। तो 2004 के भूकंप के बाद भारत सरकार ने एक सीख ली और उन्होंने 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया और राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत ही 2006 में NDRF का गठन किया गया, यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्स हमारी है इसका गठन किया गया 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत। क्यों किया गया, मैंने आपको बताया कि 2004 का भूकंप जो था वो बहुत ही विनाशकारी था जो कच्छ में आया था, क्योंकि उस समय हमारे पास सेना के अलावा कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं थी, कोई भी ऐसे फोर्स नहीं था जो भूकंप जैसी, बाढ़ जैसी आपदाओं में काम कर सके। इसे देखते हुए भारत सरकार ने 2004 के भूकंप से सीख लेते हुए 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम एक तरीके से बनाया और उसी के तहत NDRF यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, आप कह सकते हो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया 2006 में। तो इसलिए 2006 में गठन किया गया। अब ये सुर्खियों में क्यों था, क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि टर्की और सीरिया में, जिसको अब तुर्की के नाम से जानते हैं, वहाँ पर 7.8 रिएक्टर का भूकंप आया, जहाँ पर भारतीय सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के तहत NDRF की टीमें तुर्की और सीरिया में भेजी। और जब अपना ऑपरेशन खत्म करके टर्की से NDRF की टीमें भारत आ रही थी तो अदन एयरपोर्ट पर खड़े होकर तुर्की के स्टाफ ने, वहाँ के नागरिकों ने तालियां बजाकर आभार व्यक्त किया कि भारत इस मुसीबत में तुर्की के साथ खड़ा हुआ। इसलिए हमारी NDRF सुर्खियों में थी। आपसे सवाल इससे बन सकता है। अगला सवाल है कि कायाकल्प योजना से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। कायाकल्प योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, यह कथन सही है। यह अस्पतालों के सुधार से संबंधित है? जी नहीं। यह स्कूलों के सुधार से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 आपका गलत है। और कायाकल्प योजना के अंतर्गत डिजिटल लर्निंग की व्यवस्था है? जी हाँ, सही है। उपरोक्त सही, तो उपरोक्त सही तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि
आप जानते हैं कि आपका ऑप्शन जो बी है वो गलत है, क्योंकि ये अस्पतालों से नहीं स्कूलों से संबंधित है। अब बात करते हैं हम कायाकल्प योजना की। दरअसल कायाकल्प योजना जो है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, जो स्कूलों के परिवर्तन और सुधार से संबंधित है। इसमें स्कूलों में सुधार किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा, जहां स्मार्ट क्लासेज और डिजिटल लर्निंग व्यवस्था स्टार्ट की जाएगी। तो इसलिए ये सुर्खियों में था, इसको मैंने अपने एमसीक्यू फॉर्मेट में लिया। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें साथियों, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का पहला राज्य है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 25 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है साथियों वो है लखनऊ, और लखनऊ की जो स्थापना की थी वो की थी आसफदौला ने, जो लखनऊ के नवाब थे। इसीलिए लखनऊ को हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। तो 1775 में नवाब आसफदौला के द्वारा लखनऊ की स्थापना की गई। इससे पहले लखनऊ को हम लखनौती के नाम से या लक्ष्मणपुर के नाम से जानते थे, लखनौती या लक्ष्मणपुर के नाम से जानते थे। तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो लक्ष्मणपुर था, जो प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण का साम्राज्य हुआ करता था। बाद में आपको पता है आसफदौला के द्वारा एक नया नाम दिया गया और 1775 में लखनऊ नाम से इसकी स्थापना की गई। लखनऊ में आपको गोमती रिवर फ्रंट मिलेगा, क्योंकि गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। और लखनऊ में आपको इमामबाड़ा मिलेगा, जो काफी फेमस है। इसका भी निर्माण आसफदौला ने ही करवाया था। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं साथियों वो हैं योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जबकि यहाँ की राज्यपाल जो हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। जी हाँ, आनंदीबेन पटेल जो गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री थी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कहने का तात्पर्य है कि इससे पहले गुजरात की मुख्यमंत्री हुआ करती थी आनंदीबेन पटेल साहिबा जी। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में हमने बताया कि सर्वाधिक 25 करोड़ जनसंख्या रहती है, इसीलिए आपको मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सर्वाधिक 80 सीटें भी उत्तर प्रदेश में मिलेगी। राज्यसभा में भी सर्वाधिक सीटें जो है उत्तर प्रदेश में मिलेगी। विधानसभा की अगर बात करूं साथियों, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं, जो किसी भी विधानसभा में अब तक की सर्वाधिक सीटें हैं। क्यों? क्योंकि सीटों का जो आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार का रहना और वहां से सीटें जीतना उसके बेहतर भविष्य का परिणाम माना जाता है। उत्तर प्रदेश में साथियों एकमात्र नेशनल पार्क है, जिसको हम दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। दुधवा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। आपको हमने बताया कि देश में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे आप दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और पूरे देश में कितना नेशनल पार्क है, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो उसका सही आंसर है 106। पूरे भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, अगर ये सवाल पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड का, वो देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अब आपके मन में सवाल आया होगा कब बना था, तो 1936 में जिम कॉर्बेट देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। तो जैसा आपने बताया, आप लोग सोचते होंगे कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, टोटल देश में 106 है, पहला जिम कॉर्बेट था। तो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है साथियों दिहंग पटकई। जी हाँ, दिहंग पटकई जो आपको असम में मिलेगा। असम में दिहंग पटकई जो है वो सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। वास्तव में साथियों पहले देश में जो राष्ट्रीय उद्यान हुआ करते थे उनकी संख्या थी 104। बाद में असम में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, एक तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और उसके बाद कुछ ही दिन के बाद दिहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तो दिहंग पटकई और रायमोना ये दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए असम में। पहले असम में राष्ट्रीय उद्यान थे 5, जिसमें आपने नाम सुना होगा काजीरंगा, मानस, ओरांग, नमेरी और डिब्रू सुखोया।
तो मानस, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नमेरी और डिब्रू सुखोया, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान असम में हुआ करते थे। 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बनने के बाद असम में हो गए 7। पहले भारत में राष्ट्रीय उद्यान थे 104, 2 नए बनने के बाद भारत में हो गए 106। राष्ट्रीय उद्यानों के गठन की बात करें साथियों, तो वन्य जीव अधिनियम जब 1972 भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया, उसके बाद तेजी से राष्ट्रीय उद्यानों के विकास, उसके स्थापना का कार्य शुरू हुआ और जिसके बाद हम पाते हैं कि 1972 के बाद बहुत तेजी से भारत में राष्ट्रीय उद्यानों को संरक्षित किया गया और अलग अलग राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा की गई और अब तक इसके तहत देश में टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। अब हमने वन्यजीव अधिनियम 1972 की बात की साथियों। वन्यजीव अधिनियम 1972 के बाद हम सभी को पता है कि 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू किया गया 1973 में, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश में जो टाइगर रिजर्व है उसकी स्थापना शुरू हुई ताकि बाघों का संरक्षण किया जा सके। और 1973 में शुरू हुए टाइगर रिजर्व की प्रक्रिया अब देश में बढ़कर हो गई है 53, यानी वर्तमान में देश में 53 टाइगर रिजर्व हैं। जिस तरह सबसे पहला टाइगर रिजर्व साथियों, जिस तरह पहला देश का जो राष्ट्रीय उद्यान था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, आप सभी को पता है, उत्तराखंड में, मैंने आपसे बात की। उसी तरीके से देश का जो पहला टाइगर रिजर्व था ये भी जिम कॉर्बेट था। अब देश में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53। पहले इनकी संख्या होती थी 52। लास्ट में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में रानी पुरवा टाइगर रिजर्व की घोषणा हुई और उत्तर प्रदेश में रानी पुरवा टाइगर रिजर्व की घोषणा के बाद देश में टाइगर रिजर्व की जो संख्या हो गई टोटल वो हो गई है 53। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में और कितने टाइगर रिजर्व है? अगर इसकी बात करें साथियों, उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है प्रेजेंट टाइम में। जैसे हमने बताया दुधवा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व है और इसके अलावा आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा और रानी का पुरवा सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का भी है और भारत का भी है। टाइगर के बारे में बात करें साथियों तो हर वर्ष 29 जुलाई को हम टाइगर दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि देश में सर्वाधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको नेशनल पार्क भी मिलेंगे, राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेंगे, जहाँ 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो सर्वाधिक बाघ जो है मध्य प्रदेश में है और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में भारत के द्वारा चीते लाए गए दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से, जहां नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12, यानी टोटल कितने चीते हो गए? 20। और इस 20 चीतों को कूनो नेशनल पार्क जो शिवपुर मध्य प्रदेश में है उसमें डाला गया। तो मध्य प्रदेश जैव संरक्षण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है भारत का। अब बढ़ते साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारत का पहला बेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बरेली, बाड़मेर, अहमदाबाद या पुणे? महाराष्ट्र के पुणे में बेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र, पहले बेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र का स्थापना की गई, जिसमें कहा गया कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनसे हम हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। और आप सभी को पता है कि अब एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देश जा रहा है, अपने रिसोर्सेज को देखते हुए उसमें परिवर्तन कर रहा है। ऐसे में भारत ने जितने भी बेस्ट पदार्थ हैं उनसे हाइड्रोजन गैस के उत्पादन प्रक्रिया शुरू की है और जिससे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों, हाइड्रोजन कार और हाइड्रोजन व्हीकल का निर्माण किया जा सके। और इसी के तहत पुणे में बेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र का स्थापना की गई, जो देश का पहला बेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र होगा। बाकी हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं साथियों। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है, एक सिंबल है H। अगला सवाल है कि केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ने किस अर्धसैनिक टुकड़ी को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? BSF, CRPF, ITBP या SSB? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडो बॉर्डर तिब्बत पुलिस फोर्स, यानी ITBP जो हमारा है
इसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है केंद्रीय कमेटी ने, यानी भारत सरकार की कमेटी के द्वारा जो केंद्रीय कमेटी उसकी मंजूरी मिल चुकी है। अब LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास लद्दाख में और बटालियन स्थापित की जाएगी ITBP की। इसके लिए भारत सरकार के कैबिनेट कमेटी ने इसको मंजूरी दे दी है। बात अगर ITBP की करें साथियों, तो भारत चीन युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1972 को ITBP की स्थापना की गई। ITBP को इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं चीन और भारत के सीमा के आसपास, उनसे उन्हें अवगत कराया जाता है और इस तरह का ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो पहाड़ों पर चढ़ सकें और विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा कर सकें। और इसे देखते हुए जिस तरह हमारा चीन के साथ विवाद बढ़ रहा है, अब भारत सरकार ने ITBP की कई और बटालियन को, कई और टुकड़ी को LAC के पास तैनात करने का फैसला किया है और इसी के तहत कैबिनेट समिति ने मंजूरी दे दी है इनकी टुकड़ी को बढ़ाने के लिए। अगला सवाल है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023 का चैंपियन कौन बना? मुंबई, सौराष्ट्र, कोलकाता या दिल्ली? जयदेव उनाकंड के नेतृत्व में सौराष्ट्र ने एक बार फिर से रणजी ट्रॉफी में अपना झंडा गाड़ दिया है और इस बार इन्होंने कलकत्ता को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब 2023 अपने नाम किया। कलकत्ता के जो कप्तान थे मनोज तिवारी थे और मनोज तिवारी साहब की एक ना चली इस रणजी ट्रॉफी में। और सौराष्ट्र के जो टीम के कप्तान थे जयदेव उनदकट, उन्होंने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया। इस तरह सौराष्ट्र 2023 रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी को अब तक सर्वाधिक बार किसने जीता है, तो मुंबई ने जीता है, 34 बार सर्वाधिक बार जीता है साथियों। बाकी सौराष्ट्र के बारे में आप लोग जानते होंगे। सौराष्ट्र जो आपको, ये हमारा प्यारा भारत है, आप सभी को पता है। ये गुजरात है, गुजरात का जो ये एरिया है साथियों, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं। गुजरात भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से एक नहीं दो दो रणजी की टीमें प्रतिनिधित्व करती हैं, एक सौराष्ट्र के नाम से, एक गुजरात के नाम से। तो गुजरात में ही सौराष्ट्र का जो ये क्षेत्र जो आपको साउथ गुजरात मिलेगा, यहाँ पे सौराष्ट्र है और यहीं से जयदेव उनाकट कप्तानी कर रहे थे रणजी ट्रॉफी की, जिसमें उन्होंने सौराष्ट्र को विजयी बनाया 2023 रणजी ट्रॉफी किया। बाकी गुजरात के बारे में आप लोग जानते होंगे साथियों। हाल ही में गुजरात में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जहां बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ पुनः अपनी सरकार बनाई और भूपेंद्र भाई पटेल को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया गुजरात का। बीजेपी के बारे में आप लोग जानते होंगे, 1980 में बीजेपी की स्थापना लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मिलकर की थी। और रही बात गुजरात की, तो गुजरात के बारे में जैसा हमने कहा कि भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। दरअसल पहले गुजरात बम्बई राज्य का हिस्सा हुआ करता था। पहले एक राज्य था जिसको हम बॉम्बे के नाम से जानते थे। बाद में भाषा के आधार पर इसका विभाजन कर दिया गया। कब किया गया? 1 मई 1960 को। और दो नए राज्य अस्तित्व में आए, एक महाराष्ट्र जो मराठी भाषा के आधार पर बना, एक गुजरात जो गुजराती भाषा के आधार पर बना। गुजरात में साथियों कई प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर इन राष्ट्रीय उद्यानों की अगर मैं बात करूं गुजरात में, तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं गिर नेशनल पार्क यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान की, जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसलिए सुर्खियों में रहता है कि एशियाई शेर भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो गिर नेशनल पार्क जो आपको गुजरात में मिलेगा। इसके अलावा साथियों गुजरात में आपको कच्छ का जो रण है वहाँ पे एक तरीके से मरीन राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, या आप कह सकते हो कच्छ राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। और ये देश का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि देश का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो मरीन जो कच्छ राष्ट्रीय उद्यान है वो देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, वैसे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट था, लेकिन देश का पहला समुद्री जो राष्ट्रीय उद्यान था वो कच्छ का जो रण है वो राष्ट्रीय उद्यान था। जबकि दूसरा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान वो आपको मन्नार की खाड़ी मिलेगी। मन्नार की खाड़ी जो लोग नहीं जानते साथियों, ये है अपना प्यारा भारत और यहाँ पर ये श्रीलंका है। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप बसे हुए हैं, 21 द्वीप हैं यहाँ पर। इन 21 द्वीपों पे मन्नार की खाड़ी के नाम से इन्हें जाना जाता है।
और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम मन्नार राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है साथियों, बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये तमिलनाडु के हिस्से में आता है। और जो वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम आपने सुना होगा, तो गुजरात के अंदर एक मिलेगा गधा अभ्यारण्य। जी हाँ साथियों, गुजरात के अंदर मिलेगा एक गधा अभ्यारण्य, और ये गधा अभ्यारण्य जो है साथियों, ये देश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। जैसे देश में जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उसमें सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन सा है, अगर यह सवाल आपसे पूछा जाए तो गुजरात का जो गधा अभ्यारण्य है, ये देश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस जो नेशनल पार्क है साथियों, ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपको प्रेजेंट टाइम में लद्दाख में मिलेगा। पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को 2 भागों में डिवाइड हुआ और यूनियन टेरिटरी बना, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के हिस्से में गया, और इस समय हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा साथियों, तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन जो नेशनल पार्क है, जो आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। अंडमान निकोबार में स्थित साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये थे साथियों आज के टॉप 5 क्वेश्चंस। चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब आपको दे देते हैं जो हमने अपने एमसीक्यू में शामिल नहीं किया है। जब से सबसे पहले बात करूं अगर मैं, तो हाल ही में क्रिकेट में, विमेन क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो महिला खिलाड़ी बनी है वो है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने पूनम रावत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। और भारतीय जो क्रिकेट टीम के प्रमुख चयनकर्ता थे, जिसको हम चेतन शर्मा जी के नाम से जानते हैं, तो चेतन शर्मा ने जो भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख चयनकर्ता थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसके अलावा जो आयुष्मान खुराना है, एक्टर आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये थे प्रमुख खबर जो आज के अखबारों की सुर्खियां बनी हुई थी आज और कल की। ये थे आज के साथियों आज के अपने टॉप 5 क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। हमारे साथ आप जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।